हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड इन शॉर्ट्स में। आज अपनी एजुकेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक और नया टॉपिक जो कि सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे एनपीई 1986 भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि 2019 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी जो इसी के आधार पर इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर भी वह नीति को तैयार किया गया था। चलिए समझ लेते हैं क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। 1968 में सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई थी, परंतु शिक्षा नीति के प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। अगला है जनवरी 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति विकसित करके उसे लागू करने की घोषणा की थी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गई थी। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन अपन समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको बनाने की तैयारी 1985 से ही शुरू कर दी गई थी। यानी कोई भी नीति शिक्षा नीति हमारे सामने बन के आई है, यानी उसकी तैयारी पहले से हो रही होगी, तब आज वो उभर के हमारे सामने आई है। यानी इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो तैयारी है 1985 से ही कर दी गई थी। जो प्रधानमंत्री उस समय हमारे राजीव गांधी जी थे, तो उन्होंने 5 जनवरी 1985 में एक राष्ट्रीय संदेश दिया था और उसमें ऐसा कहा था कि वे एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएंगे जिसमें भारत को वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से 21वीं शताब्दी में वो लेकर जाने की बात उन्होंने कही थी। क्योंकि उस समय आप देख रहे होंगे कि ये 20वीं सदी का एंड ही चल रहा था। हम लोग 1985 की बात कर रहे हैं, यानी हम ऑलमोस्ट एंड पर पहुंचने ही वाले थे। तो उनने ये बोला था कि जब हमारा 21वीं शताब्दी में हम एंटर करेंगे तो उस समय हमारा जो भारत रहेगा वो उसका एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक हो या आर्थिक रूप से वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर लाना चाहते थे। तो उन्होंने इसकी बात यहाँ पे कही थी और फिर इस प्रकार एक और नई शिक्षा नीति हमारे सामने बनकर आ गई थी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यहाँ पर कहा गया है। अब इसके लिए 1 से 2 अगस्त 1986 को नई दिल्ली में एक पूरे प्रोग्राम के लिए एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो शिक्षा से रिलेटेड तमाम चीजों पर विचार विमर्श या सलाह देने का काम करता है, इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें 8 अगस्त 1986 को संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिल पेश किया गया था। और जब ये बिल पेश किया गया था तो उस समय इसके 12 भाग हुआ करते थे। तो इसको लागू करने के लिए एक अलग से कार्यक्रम भी बनाया गया था, जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया था। उस कार्यक्रम का क्या नाम दिया गया, तो आप याद रखिएगा, इसको पीओए नाम दिया गया है, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहते हैं। अब ये आया तो आया क्यों? तो इसका रीजन ये था कि उस समय किसी भी चीज को लागू करना बहुत इजी नहीं था। यानी हमको कोई चीज उस समय लागू करवाना है तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसीलिए ये नीति की बात हो या आने वाली बहुत सारी नीतियों के लिए बात हो, हम उसको इजी से इजी बना सकें, उसके लिए एक प्रोग्राम हमने तैयार किया था जिसका नाम था पीओए,
जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन यहाँ पर कहा गया है। आगे देखते हैं। इन्होंने देश के नाम अपने प्रसारण में कहा था कि देश को शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश का आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करेगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, वो 21वीं शताब्दी में एक ऐसा भारत चाहते थे जो हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरफ से भारत हमारा एक टाइप से स्ट्रांग होना चाहिए। हम किसी भी एक क्षेत्र में पीछे ना रह जाएं, तो ऐसी शिक्षा वो यहाँ पर प्रसार करना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय और नैतिकता जैसे कार्यों का विकास होना चाहिए। मतलब शिक्षा ऐसी हो जो लोगों में अच्छी राष्ट्रीयता की भावना विकसित करे, यानी उसको बताए कि लोगों को बताए कि देश के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की भावना को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, हम देश के लिए क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तमाम चीजों का विकास एक विद्यार्थी या लोग के अंदर होना चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। और उसमें नैतिकता के क्षेत्र में भी जिससे कार्य किया जा सके। नैतिकता मतलब है कि बच्चों में उचित अनुचित का ज्ञान करा सके, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था वो चाहते थे। और आखिरी है, शिक्षा की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई थी। अगला है हमारा पॉइंट, मई 1986 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे। इस दस्तावेज को 12 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है, जिसमें कुल 157 बिंदुओं के अंतर्गत नई शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया है। कहने का मतलब है कि जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, इसी का संशोधित रूप हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में देखने को मिला था। तो 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 की नीति का ही संशोधित रूप इसमें माना गया है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु थे। पहला है, शिक्षा शिक्षक के पुनर्गठन, बचपन की देखभाल, महिला सशक्तिकरण और वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया गया है। सीधा सा लिखा हुआ है कि शिक्षा शिक्षक के पुनर्गठन, बचपन की देखभाल यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल से रिलेटेड तमाम चीजें, महिला के जो एम्पावरमेंट के लिए जो बातें होती हैं वो सारी, कि हम महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि महिला के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए, महिलाओं को कैसे प्रोग्रेस के मार्ग पर चलाया जा सके। और वयस्क शिक्षा, इस पर अधिक ध्यान इसमें दिया गया। अगला है, 1986 की नीति में शिक्षा में आधुनिकीकरण और आईटी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षा में आधुनिकीकरण यानी नई टेक्नोलॉजी, जो नई नई चीजों की डिमांड है जो हमें एजुकेशन में चाहिए, उसको लाने का प्रयास किया गया है। और आईटी मतलब कंप्यूटर, आजकल आप देखे होंगे कि हर कोर्स में आईटी को इंक्लूड किया गया है, जिससे बच्चे कंप्यूटर या तकनीकी क्षेत्र में भी पीछे ना रह जाए, तो इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला है, अधिकांश सरकारी योजनाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और योजना, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, शिक्षा के क्षेत्र में आईटी का उपयोग, ये सब इसी के तहत शुरू किया गया है। और अगला है, विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्वायत्तता को भी स्वीकार किया गया है, जिसका अतीत में विरोध किया गया था। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए भी कदम उठाए गए थे। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो हमारे सामने आई थी, उसमें केवल आम बच्चे या जो साधारण बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की बात नहीं कही गई है, बट इसके अलावा जो विकलांग बच्चे होते हैं या जो असमर्थ बालक होते हैं जो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए भी इस शिक्षा नीति में बात कही गई है, ताकि वो भी किसी भी रीजन से शिक्षा से वंचित ना रह जाएं और उनको भी उनके अनुसार जो भी हम शिक्षा में एक जो भी प्रयास कर सकते हैं
कि उनके लिए चाहे कोई सामग्री अवेलेबल कराना हो या उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम निर्मित करना हो, तो उनके लिए भी बेहतर से बेहतर ढंग से शिक्षा देने का प्रयास इसमें किया गया है। चलिए देखते हैं इस शिक्षा नीति की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है 10+2+3 शैक्षिक ढांचा, यानी इस शिक्षा नीति में जो एक एजुकेशन का स्ट्रक्चर रखा गया था वो 10+2+3 रखा गया था। मतलब 10 मतलब 10th, +2 मतलब फिर 12th और +3 मतलब फिर 3 वर्ष का हमारा ग्रेजुएशन। ऐसा इसका शैक्षिक ढांचा रखा गया था। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2019 में आई थी, फिर इसी को चेंज करके उसमें 5+3+3+4 का ढांचा लाया गया है। और अब जैसे अपन इस शिक्षा नीति की बात करते हैं 1986 की, तो इसमें जैसे 8वीं तक यानी 1 से 8वीं तक की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। और जो 2019 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें कक्षा 1 से 12वीं तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है +2 में व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। +2 में मतलब 11वीं 12वीं ये जो होती है उसमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, जो किसी भी छात्र या विद्यार्थी को व्यवसाय के लिए तैयार करती है। अब वो चाहे कृषि पर आधारित शिक्षा हो, टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, या अपन बोल सकते हैं वो मेडिकल वाली शिक्षा हो, जो भी हो उनको व्यवसाय के लिए तैयार करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अगला था रोजगार और जनशक्ति योजना से डिग्री की संबद्धता। मतलब एक ऐसी शिक्षा हो जो लोगों में ज्यादा से ज्यादा उनको रोजगार के लिए तैयार कर सके, या उनमें ज्यादा से ज्यादा जनशक्ति या अपन बोल सकते हैं ज्ञान विकसित कर सके। ऐसी डिग्री की संबद्धता की बात इन्होंने कही थी। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब जो बच्चों की जिसमें बच्चे रुचि रखते हो, पाठ्यक्रम बोरिंग ना हो, ऐसा ना हो कि जिससे बच्चे रटने में बिलीव करें या घिसा पिटा वही वही चीज हो रही हो। उसमें लचीलापन ना हो कि चीजें चेंज होती जा रही हो, बच्चा वही वही चीजें वर्षों से पढ़ता आ रहा है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा हो जो बच्चों में इंटरेस्ट जगाए, उनको पढ़ने में पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करे, तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अगला है सतत एवं व्यापक आकलन पद्धति हो, यानी जो शिक्षा है उसका कंटिन्यूअसली एक समय समय पर मूल्यांकन होता रहे, और केवल एक क्षेत्र का नहीं, उसके हर क्षेत्र का मूल्यांकन होता रहे। चाहे उसका शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं, उसका सामाजिक विकास हो रहा है कि नहीं, उसका फिजिकल या अपन बोल सकते हैं कि उस वो क्रिएटिव हो रहा है कि नहीं बच्चा, हर क्षेत्र का उसका आकलन किया जाना यहाँ पर जरूरी है। अगला है समावेशी शिक्षा लागू हो, मतलब एक ऐसी शिक्षा हो जो सामान्य बालक जिसमें शिक्षा ग्रहण जो करने जाते हैं उसके साथ जो पिछड़े बालक हैं या मंद बुद्धि बालक हैं, सभी बालक एक साथ एक क्लास रूम में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐसी शिक्षा की बात इसमें कही गई है, जिसको हम समावेशी शिक्षा यहाँ पर कहते हैं। अगली फिर यहाँ पे एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जैसे पहले लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो आधारभूत सुविधाएं जो एक प्राथमिक स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में होनी चाहिए, उसको अवेलेबल कराया जा सके। क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए हमें बहुत सारी तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उनके लिए अच्छी एक सिटिंग अरेंजमेंट हो, अच्छी क्लास हो, और फिर बच्चों को कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद हो, तो उनको जैसे अपन गार्डनिंग वगैरह वहाँ पे आसपास होना चाहिए जिसमें बच्चे खेल सकें। अच्छे पर्याप्त झूले वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा बोर्ड वगैरह होना चाहिए, बैठने के लिए अच्छी कुर्सियां होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए जिसमें वो पढ़ सकें। यानी एक अच्छा ब्लैक बोर्ड हो, सारी जो एक बेसिक नीड की चीज होती है स्कूलों में उसमें होनी चाहिए। अगला है 1987 से 95 तक यह कार्यक्रम केवल प्राइमरी स्कूल में चला था। 1995 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी इसको शामिल कर लिया गया था। अगला पॉइंट है
1 अप्रैल 2002 को यह कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था। अब इसके कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। पहला है जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो नवोदय विद्यालय हैं वो राजीव गांधी जी जब थे उनके समय पर ही खोले गए थे। अगला है इन विद्यालयों को शिक्षा की गति निर्धारक बोलते हैं। इन्होंने शिक्षा को एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है बढ़ाने में और सही दिशा देने में, इसलिए इसे शिक्षा की गति निर्धारक कहते हैं। अगला है 75% गांव के बच्चे, 25% शहर के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अगला है प्रति जिले में एक स्कूल हो, ऐसी इसमें बात कही गई थी। और आपने देखा होगा कि 598 स्कूल खोले जा चुके हैं और 62 न्यू स्कूल खोले जाने की भी इसमें प्रस्तावना है। अगला है एनसीईआरटी प्रवेश परीक्षा होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी ये नवोदय विद्यालय वगैरह का जो एक टेस्ट होता है एंट्रेंस वगैरह, वो एनसीईआरटी द्वारा ही कराया जाता है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव। वो कौन कौन से सुझाव थे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पेश किए गए थे, सबको अब देखते हैं। पहला है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो शिक्षा के विभिन्न स्तर है डिफरेंट उनमें शिक्षा के पुनर्गठन की बातें कही है। जैसे शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर इन्होंने जोर दिया है और पूर्व प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का पाठचर्या में सुधार करने और उसके स्तर को उठाने पर भी इस पे बल दिया गया। यानी कि जो विभिन्न स्तर के जो बच्चे होते हैं उनकी पाठ्यचर्या में हमको क्या सुधार करना है, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट या सिलेबस उनको पढ़ाया जाना है और उसके अंतर्गत उनको वो इसके अतिरिक्त भी कौन कौन सी चीजें हैं जो उनके विकास के लिए लाभदायक है, उन तमाम चीजों को इसमें शिक्षा में जोड़ने की बात इसमें कही गई है। फिर लिखा हुआ है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस स्तर पर शिष्यों की शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा, यानी बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनके भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा, ये भी इसमें बात कही गई थी। अगला पॉइंट है तकनीकी और प्रबंध शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की बात भी कही गई है। तकनीकी मतलब एक ऐसी शिक्षा जो बच्चों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे और प्रबंध शिक्षा जो बच्चों को सही मैनेजमेंट का ज्ञान दे। तो शिक्षा में ये दोनों चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिससे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा एक अपन बोल सकते हैं आधुनिकता को बढ़ावा दिया जा सके और शिक्षा प्रणाली को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। अगला पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। तो जो हम शिक्षा व्यवस्था जैसी चाहते हैं वो उसमें हम अपनी जो भी उसके प्रति हमने एक उद्देश्य तैयार किए हैं उसमें चूंकि हमें कामयाब होना है, तो उसके लिए हमें शिक्षा में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। कि जैसे उसमें सबसे पहला आधुनिकता का समावेश होना चाहिए और उसमें बच्चों की सृजनात्मकता की जो एक भावना होती है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना इसका अगला एक और उद्देश्य था। अगला पॉइंट है शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना। यानी इसका एक अगला जो सुझाव पेश किया गया था वो था जो हमारे शैक्षिक विषय वस्तु होते हैं, मतलब हमारा क्या सिलेबस है, हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं और पढ़ाने की जो तरीके हैं उनको एक नया रूप देना, इसका एक अगला उद्देश्य था। अगला है संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो। जैसे कि अभी हमने इसको स्टार्टिंग में भी जाना था कि 10 मतलब 10th क्लास तक, +2 मतलब 12th क्लास तक, +3 मतलब 3 वर्ष का हमारा स्नातक प्रोग्राम जो होता है, ऐसी शिक्षा संरचना की बात इसमें कही गई है कि इस तरह से हमारा जो एक शिक्षा का एक ढांचा होना चाहिए।
अगला पॉइंट है शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। यानी शिक्षकों को जो समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो वर्तमान में चल रही जो भी चीजें हैं उससे अवगत हो। नई नई उनमें भी टीचरों में भी थोड़ा सा उनका भी आधुनिकीकरण हो। मतलब जैसे वो भी जैसे आज की डेट में बोले तो कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है, तो टीचरों को जैसे कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और ये जितने भी सेल फोन वगैरह ऑनलाइन चीजें हो रही है उनको उनका भी यूज वगैरह आना चाहिए। तो समय समय पर उनका प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो भी अपडेट रहे समय के हिसाब से। अगला है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए। प्रौढ़ शिक्षा वो सारे बालक या लोग जो किसी कारणवश में पढ़ नहीं पाए हैं और आगे अपनी पढ़ाई प्रौढ़ होने के बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके शिक्षा के लिए भी इसमें बात कही गई है कि उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए और उनका विस्तार किया जाए। अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए भी विद्यालयों की व्यवस्था की जाए और इन विद्यालय में इन्हीं के जो वर्ग के जो शिक्षक होते हैं या इन्हीं क्षेत्र के जो शिक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति की बात इसमें कही गई है। अगला है विकलांग और मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मतलब समर्थ बच्चे जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं इनको सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। और जो बच्चे बिल्कुल गूंगे बहरे या मंद बुद्धि हैं उनके लिए अलग से स्कूल खोलने की बात इसमें कही गई है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो शिक्षा नीति के द्वारा आर्थिक स्थिति में कमजोर होने पर भी प्रतिभावान बच्चों को शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास किया गया है। यानी यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक हो चाहे वो एवरेज बालक हो चाहे विकलांग बालक हो सभी की शिक्षा में सुधार की बातें कही गई हैं। सभी किसी को भी वंचित नहीं रखने की बात इसमें कही गई है। अगला है इसने 10+2+3 पैटर्न पर जोर दिया है जो कि अभी हमने समझ लिया था। अगला है नारी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया जाए। इसके साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा स्तर में बदलाव को लेकर था जो देश को ऐसी शिक्षा नीति दे जो आधुनिकीकरण लेकर आए। यानी इस शिक्षा नीति ने आधुनिकता लाने में और शिक्षा की क्वालिटी सुधारने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निष्कर्ष। और दोस्तों ये थी जानकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching.